हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो लास्ट बेटा अपना पोटेंशियोमीटर चल रहा था। पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हुई थी ओनली। तो आज हम करेंगे सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन, उसके बाद करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स। तो जो सेकंड एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो जो सेकंड एप्लीकेशन है बेटा वो है बेटा कौन सी, टू डिटरमाइन internal resistance of a cell किसी भी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो फिर से आपको समझा रहा हूं, पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि अगर पोटेंशियोमीटर आता है तो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन ही आएंगे सीधी। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है वो इंट्रोडक्शन बता दिया था, प्रिंसिपल क्या है वो उसी टाइम बताया था। फिर उसके बाद डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन का ही डायग्राम बनाना है। मेन डायग्राम जो था वो नहीं बनाना, सिर्फ इसकी एप्लीकेशन का ही डायग्राम बनाना होता है। तो वही प्रिंसिपल तो वही ऐसे कि पोटेंशियल ड्रॉप across any length of the wire is directly proportional to the length of that portion। यानी कितनी लेंथ में कितना पोटेंशियल आएगा वो डिपेंड करेगा कि लेंथ कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा बेटा, डायग्राम तो सेम वैसा ही है। तो फिर वही एक बैटरी, इस बैटरी को ड्राइवर सेल भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसकी जो ईएमएफ होती है वो ज्यादा होती है नीचे सेल से। बैटरी एक एमीटर, अब एमीटर नहीं भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज रियोस्टेट। उसके बाद ये वायर हो जाएगा, ये वाला, इसमें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से बी के बीच में क्या है, ये वायर है, ये वायर है, ये जो है ये वायर है, ये वायर है। उसी के ऊपर एक स्केल होता है, वुडन स्केल, जो 1 मीटर का होगा, 0 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इस ए से ही एक सेल कनेक्ट होगा। अगर इस मेन ड्राइवर जो सेल है, दिस इज ड्राइवर सेल, बैटरी बोल दो, ड्राइवर सेल बोल दो, इसका ईएमएफ हम हमेशा ई मान के चलेंगे। ठीक है, यहां हमने मान लिया इस सेल का ईएमएफ E1 और इस सेल का मुझे निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R हमें फाइंड करना है इसका। चाहे इसका यहां जोड़ के दिखा दो, चाहे से दिखा दो इसको। उसी के बाद क्या करना है बेटा, इसी ए टर्मिनल से ही हमें जोड़ना है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दो लगा देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। उसके बाद लगा देंगे की, एक की लगा देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, और इन दोनों से जोड़ दो एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जोड़ दो जोकी। अब वो जोकी हमें क्या करनी है, हमें स्लाइड करनी है ए से लेकर बी तक। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस हम बाहर निकालेंगे, जो सर्किट मिलेंगे वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये सर्किट डायग्राम है इंटरनल रेजिस्टेंस का। ये जोकी को टच करके दिखाना इसको कहीं भी एक बार। ठीक है, जब डायग्राम कंप्लीट हो, लेकिन वर्किंग बताता हूं फिर बताऊंगा कहां पे इसको टच करना है। तो दिस द सर्किट डायग्राम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम। ठीक है भाई, चलो उसके बाद कैसे निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस वो समझे। तो पहला प्रोसेस क्या होगा बेटा, पहला प्रोसेस ये है, हम की को ओपन रखेंगे, इस की को ओपन करो। फर्स्ट जो स्टेप है वो कैप की ओपन। अगर ये की ओपन रहेगा तो इसका इस सर्किट के अंदर करंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, स्लाइड द जोकी, इस जोकी को टच करोगे, यानी कि उन्हें कौन सर्किट में आएगा, बोलिए सेल सर्किट में आएगा, क्योंकि जोकी को जैसे टच करोगे तो ये सेल ये क्लोज्ड सर्किट बन जाएगी, क्लोज्ड सर्किट इस E1 के लिए। तो ये सेल E1 सर्किट में आ जाएगा, इसका ईएमएफ सर्किट में आ जाएगा। तो व्हेन कैप K इज ओपन, नो करंट फ्लो,
आर, इस आर के थ्रू यही कह सकते हैं इन द सेकेंडरी सर्किट, इस सेकेंडरी सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। स्लाइड था जो कि को स्लाइड करो ओवर द वायर एंड फाइंड द नल पॉइंट। क्या ढूंढो? नल पॉइंट ढूंढो बेटा, एंड फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट मींस वेयर गैलोरीमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। लेट इट बी, हम मान लेते हैं लेट इट बी J1, मतलब हम इस जोकी को उठा के यहां से, और भाई यहां से लेके गए ए से लेकर बी तक, तो ये पॉइंट आया जिसमें इस पॉइंट के ऊपर जब गैलोरीमीटर ने करंट नहीं दिखाया, करंट कितना आया? 0 आया। पर्टिकुलर इसके ऊपर, इससे पहले था तो भी करंट दिखा रहा था, इससे बाद ले जाओगे तो भी करंट दिखाएगा, यानी बिल्कुल बीच में जो नीडल होती है, नीडल आएगी वो कहां पे आएगी? J1 पे, क्योंकि बीच में 0 होता है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ये रीजन आपको बताया था मैंने कि भाई J1 पे ही करंट 0 क्यों आया होगा? बिकॉज लेंथ इक्वल्स लेट इट बी J1 एंड J1 की लेंथ भी मान लेते हैं कितनी? L1, कि यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी वो L1 होगी। तो ये क्यों हुआ होगा? इट वुड हैपन बिकॉज क्या हुआ होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस J1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस J1 नीचे लिखा मैंने, यानी J1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगी कहां से आएगी? मेन से, यानी मेन सर्किट ही हमारी। तो ड्राइवर सेल से E से J1 में जितनी पोटेंशियल होगी, ड्रॉप होगी, वो किसके इक्वल होगी? जस्ट E1 के इक्वल, इस EMF के इक्वल। और वो किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू, यानी J1 में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी? कल समझाया कि मैंने, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू उसकी लेंथ। J1 में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो किसके इक्वल होगी? KL1। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप हुआ जब की क्या है? ओपन है। ओपन है तो इस EMF के इक्वल, E1 के इक्वल क्या आ गया? KL1 आ गया। फिर क्या करें? की इज क्लोज्ड, की इज क्लोज्ड। so वैसे ले लो स्टेप फर्स्ट और फिर डाल दो स्टेप सेकंड। क्या स्टेप सेकंड? आफ्टर की K इज क्लोज्ड, जब ये की क्लोज होगी तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अगर ये मेन ड्राइवर सेल है तो मेन ड्राइवर सेल से तो करंट कितना आएगा सर्किट में? यहाँ पे तो आई जाएगा पूरी सर्किट में, इसको तो हमेशा आई माना जाएगा। और जब ये सर्किट इस की क्लोज करेंगे तो इस सेल से भी करंट आएगा इस रेजिस्टेंस में, तो वो करंट मान लेते हैं I1, तो इसमें करंट जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी? I1 into R। तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो होगी I1 into R, हम उसको V मान लेंगे, I1 into R को। तो आफ्टर K इज क्लोज्ड, करंट इज फ्लो, I1 इधर, I1 करंट इज फ्लो, I1 current is flow in secondary circuit या that is कह सकते हैं that is a potential drop across R1 इस R जिसको क्या मान लेंगे हम? V मान लेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा I1 into R। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगी दैट इज V एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 into R। तो आफ्टर की इज क्लोज करने के बाद पोटेंशियल ड्रॉप होगी, सर्किट करंट फ्लो करेगा और इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी दिस इक्वल टू V एंड इक्वल टू I1 R। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करें? दोबारा से फिर वही काम, जो की को उठाएं, ए से लेकर बी तक लेके जाएं। क्या करोगे? एक ऐसा पॉइंट ढूंढोगे जहां पे करंट 0 आ जाए, फिर से प्रोसेस स्टार्ट कर दो।
ठीक है, तो ये लिखने के बाद में लिखना फिर ये बात, ये कर दे, स्लाइड द जोकी ओवर द वायर एंड फाइंड द नल पॉइंट, लेट इट बी। अब की बार इसको जब लेके जाएंगे हम तो ये आ जाएगा, मान लो यहाँ पे दिस इक्वल टू J2, तो लेट इट बी हम क्या मान लेंगे J2, ये लिखा ना पूरा, तो आप मेरी तरह ऐसे कर दो, इसको लिखना कंप्लीट, ये लिखा। उसके बाद स्लाइड द जोकी एंड सेकंड दो स्टेप है वो, एंड AJ2 वो लेंथ कितनी हो जाएगी L2, A से लेकर J2 तक की लेंथ क्या मानेंगे हम L2। और ये क्यों हुआ होगा, इट वुड हैपन, कि इसलिए हुआ होगा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस की होगी वही पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होगी, AJ2। तो इट वुड हैपन इज इक्वल टू क्या है, VAJ2 इज इक्वल टू किसके बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा KL2, और ये इक्वेशन आ जाएगी नंबर 7। तो पहले केस में हमारा कंपेयर हुआ था, पहले केस में कंपेयर हुआ था EMF E1 और E1 इक्वल टू आया था KL1। सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस वो आया, वो किसके इक्वल आया, KL2। ठीक है, नोट कर लिया। फिर उसके बाद क्या करें, हम दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, बता दो भाई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट था E1, सेकेंड V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KL1 और डिवाइड हुआ KL2, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैंसिल, तो E1 डिवाइड बाय V, E1 डिवाइड बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो हो गया L1 बाय L2। और अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का पता हो, फॉर्मूला पता हो, इसमें E और V हो, उसमें पुट कर दे, और डायरेक्ट पता हो लिख दो, नहीं तो आपको बताता हूं कैसे निकालेंगे। इसको नोट कर लिया बेटा, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट, तो बेटा R का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, देखो एनी द टर्म्स ऑफ लेंथ वी नो, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ये वैल्यू से पुट कर देना, किसमें जो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे उसमें। टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, जब सेल से करंट ड्रॉ हो, जब सेल में करंट जाए तो E प्लस IR होता है, और सेल से करंट बाहर आए तो क्या होता है E माइनस IR, ये सेल ने आपको समझाया था। तो V इज इक्वल टू E क्या है यहाँ पे, E ऑफ द सेल, जो क्या माना हमने E1, यहाँ से करंट कितना है I1, और R क्या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E1 माइनस I1R। बहुत अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स और उसके इक्वेशंस मैं आपको करवा चुका हूं पहले। तो अब यहां से R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो I1R इधर लेंगे, I1R इधर लाएंगे, तो जो R की वैल्यू बचेगी V इधर जाएगा, तो E1 माइनस V हो जाएगा, और I1 यहाँ पे था, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और I1 क्या होगा, बट I1 फॉर्मूला बनाया था हमने, इक्वेशन तो निकाली थी जैसे, क्या लिखी थी, सेकंड नहीं लिखी थी हमने। अब वो V इज इक्वल टू क्या लिखा था बेटा हमने, I1 इंटू R, ये बड़ा, बट V इक्वल टू क्या था I1 इंटू R, तो यहां से I1 की वैल्यू यहां पुट कर दे, तो I1 क्या जाएगा यहां से, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R, तो इस I1 की वैल्यू को यहां पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 4। तो ये क्या आएगा बेटा, R का फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू E1 माइनस V एंड डिवाइड बाई V और इनटू आ जाएगा R। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E1 बाई V कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू E1 बाई V एंड माइनस हो जाएगा 1 और इनटू आ जाएगा, और ये आ जाएगी नंबर इक्वेशन 5।
तो मैं इस इक्वेशन की बात करता, अगर आपको डायरेक्ट आती हो, पता हो फॉर्मूले को, तो ये ड्राइव करने की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन में, ये ओनली बढ़ाना हुआ क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द ईएमएफ, तो बेटा यही होती है R इज इक्वल टू E1 बाई V माइनस 1 इंटू R। ये रिलेशन भी आती है एक नंबर में आई भी पहले भी, कि इंटरनल रेजिस्टेंस में और ईएमएफ में क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप E1 बाई V की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 है वो यहाँ पुट कर दें। तो फ्रॉम 3 एंड 5 मिटा दे भाई, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। तो भाई क्या आएगा, आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू E1 क्या है बेटा, E1 बाई V L1 बाई L2 माइनस 1 और इंटू, तो ये आ गया हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करना था। तो ये थी सेकंड एप्लीकेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमिनेशन की, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इन सभी जो हमारे पास नाम दिए हुए हैं सभी नाम लिखना जरूर, कि E ये है, E1 ये है, R ये, इन सभी का अच्छे से, ठीक है। और ये क्या बन गया, ध्यान है मेरे, ये दिस इज, ये यहाँ आएगा बेटा, है ना, हाँ, नहीं तो अगर मैं ऐसे यहाँ लगाता तो फायदा क्या हुआ फिर, तो ठीक है बेटा। रियोस्टेट ऐसे होगा, डायग्राम में देखना ध्यान से, रियोस्टेट ऐसे बनेगा, ठीक। तो इसका डायग्राम बना ले, पेंसिल से बनाया करो डायग्राम, हमेशा हमेशा पेंसिल से डायग्राम, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, चाहे वो ऑप्टिक्स के डायग्राम हो, चाहे वो किसी के भी डायग्राम हो, डायग्राम हमेशा पेन से बनाने की कोशिश किया ना, पेंसिल से बनाने की कोशिश किया करो। डार्क पेंसिल लो, डार्क पेंसिल से बनाओ हमेशा, ना कि पेन से, ठीक है। हालांकि फर्क पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, पेन से अगर बनाते हो। और दूसरी बात, अगर करेक्शन होती है तो आप उसको सही भी कर सकते हो, पेन से करेक्शन होगी तो फिर बहुत बेकार रहेगा डायग्राम। तो बहुत फर्क पड़ता है एग्जामिनर के माइंड के ऊपर, अगर बहुत आपने क्लैरिटी बना रखी है डायग्राम में या साफ साफ लिख रखा है तो बहुत फर्क पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक अपने आप उसमें छिप जाती है फिर। तो ये हो गया डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। एप्लीकेशन नंबर 3, थर्ड एप्लीकेशन क्या है बेटा, to determine potential difference between 2 points of the wire, between 2 points of the, between the 2 points wire में होगी वैसे तो ये, वायर के किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, वो उसकी थर्ड एप्लीकेशन है। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम चेंज करेंगे डायग्राम के अंदर, इसके रेजिस्टेंस फिक्स रेजिस्टेंस लेंगे हम। तो फिक्स रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस ले लेंगे हम R। उसके बाद एक सेल हो गया, ये E हो गया, ये E1 हो गया। सेल अब हमारे पास कैसा है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस का। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकलवाएगा तो उसको मान के चलना है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, नहीं तो नहीं। तो सेल में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहां लगाएंगे एक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, ये R हो गया तो ये R1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक सर्किट। ज्यादा ज्यादा काम कर सकते हो आप इसमें, की लगाओ तो नहीं लगाओ तो फिसल से रहने दो उसको। तो ये होगा बेटा, और यहां से जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का नाम क्या था, I1। ये I1 का। तो देखो बेटा,
ये हो गया सर्किट डायग्राम किसका बेटा, टू डिटरमिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर। ठीक है भाई, ठीक है आगे बेटा। तो कैसे मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वो देखो। तो सीधा काम वही जो कि उठाओ, पहले तो क्या इस रेजिस्टेंस बुक से कोई भी सूटेबल रेजिस्टेंस निकालेंगे यहां से, और वो रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। फिर क्या करेंगे, जो कि को उठाओ, ए से लेकर बी तक लेके जाओ, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दे उस पॉइंट को नोट कर लें, और ए से लेकर जे तक की लेंथ नोट कर लें। ठीक है, तो वही बात है, सीधे इसका काम करें। क्या भाई, क्या करो उसमें रेजिस्टेंस निकालो बेटा, कोई भी टेक आउट ए सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बुक्स। अब आप बोल सुटेबल क्या होगा, हमें क्या पता चलेगा सुटेबल है नहीं है, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। जब यहां से आर निकालोगे तो जो कि को ए पे टच करें और बी पे जब टच करो ना तो दोनों साइड डिफ्लेक्शन आना चाहिए। अगर ए पे लेफ्ट आ रहा है तो बी पे टच करें तो राइट आएगा, टू साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और आर अगर बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा हो गया तो वन साइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो सुटेबल रेजिस्टेंस निकालना है ताकि ए और बी पे वन साइडेड के बजाय टू साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाए, क्योंकि तभी तो जीरो आएगा बीच में। लाइन में प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से। तो टेक आउट ए सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बुक्स एंड स्लाइड द जोकी ओवर द वायर। ठीक है, एंड फाइंड null point, let it be j मान लिया, let it be j and a से लेकर j तक की लेंथ मान ली l। a से लेकर j तक की लेंथ क्या मान ली हमने l, क्योंकि एक केस लेना है तो l और l लेने की जरूरत नहीं है। तो a j इज इक्वल टू क्या होगा l। ठीक है, क्यों हुआ होगा ऐसा, it would happen because, किस लिए बेटा, बिकॉज जो पोटेंशियल ड्रॉप ए से लेकर जे के बीच में हुई है वो किसके इक्वल हुई होगी, वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस E1 की इक्वल भी हुई होगी या पोटेंशियल ड्रॉप R1 की इक्वल भी हुई होगी। ठीक है, तो हमें ये निकालनी है कि VAJ किसके इक्वल है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस E1 भी है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 भी है, और वो पोटेंशियल ड्रॉप A से J के बीच की कितनी होती है, KL1। तो सीधा आप ये भी कह सकते हो VAJ इज इक्वल टू E1 भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू V ऑफ R1 भी कह सकते हैं, और इज इक्वल टू KL1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें लेंथ पता था, मुझे E1 पता ही नहीं है, मुझे इस सेल का E1 पता ही नहीं है, इस सेल के EMF नहीं पता, इस सेल की EMF नहीं पता, तो VAJ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, मुझे इस रेजिस्टेंस का भी नहीं पता क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं है, ये वायर लगाया है, तो वायर लगाया तो कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, तो वायर का रेजिस्टेंस भी नहीं पता। तो ना तो मुझे ये R1 पता, ना मुझे ये E1 पता। तो E1 पता होता तो यहाँ से करंट और इसका प्रोडक्ट करके बेटा E1 की वैल्यू आ जाती है, लेकिन नहीं, I1 भी नहीं है, R1 भी नहीं है, यानी ना तो 1 2 3 ये तीनों फैक्टर्स नहीं है। तो तीनों फैक्टर हमारे पास नहीं है, तो ना तो ये आया ना ये आया, तो इन दोनों फैक्टर से तो VAJ नहीं निकलेगा, हमें VAJ तो निकालना है। A से J के बीच का ये तो कह रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मतलब A और J के बीच के में क्या निकालनी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इवन होती, याद रखो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड एप्लीकेशन जो है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कभी भी नहीं आती एप्लीकेशन में, डेरिवेशन नहीं आता इसका, लेकिन ये नहीं कि करनी है, क्योंकि इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा। तो आप इसको अच्छे से समझे, जो समझा रहा हूं आपको बताना चाह रहा हूं। तो अगर मैं फिर बता रहा हूं
कि हमें निकालना है ए से जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मुझे निकालना है ए से लेकर जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर E1 दिया होता तो हम क्या कहते थे भाई VAJ तो E1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमारे पास E1 नहीं दे रखा तो अब बताओ क्या करंट फाइंड कर पाओगे फिर, या R1 के थ्रू कितना करंट जाएगा, नहीं फाइंड कर पाएंगे। जब I1 भी नहीं आएगा तो I1 R1 का प्रोडक्ट भी नहीं पता चलेगा, तो बेटा हम VR1 भी नहीं निकाल सकते। अगर ये पता होता तो फिर ये निकल जाता। तो भाई ना तो मुझे ये पता ना मुझे ये पता, तो अब बचा क्या, अब बचा कि भाई VAJ हम निकालेंगे किससे, KL1 से। देयर इज अननोन वैल्यू ऑफ E1, हम ये कह सकते हैं फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ E1 या फिर R1, कोई भी इनमें से। ठीक है, और R1। तो भाई हम VAJ किसके इक्वल लेंगे, KL1 के। VAJ इज इक्वल टू KL1, तो ये लेके चलेंगे। अब कहोगे सर L1 लेंथ तो आगे L1 के L है, अब L लेंथ तो पता ही है, A से J तक हम मेजर कर ली वो तो लेंथ पता है। अब बचा कौन, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो न्यूमेरिकल आता है उस हर न्यूमेरिकल में क्या निकालना होगा हमें, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकाला जाएगा वो देखें। तो आप एक बार इसको अच्छे से नोट करें पहले। हो गया, चलो देखो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, इसके अंदर क्या क्या गिवन हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकल सकता है। देखो बेटा, पोटेंशियोमीटर के वायर की हमें लेंथ दी मिलेगी, वायर की लेंथ दी मिलेगी। ये रेजिस्टेंस बॉक्स आर गिवन रेजिस्टेंस है, ये आर दिया मिलेगा, इस वायर का रेजिस्टेंस भी दिया मिलेगा। ठीक है, वायर का रेजिस्टेंस दिया मिलेगा, वायर की लेंथ टोटल दी मिलेगी आपको, रेजिस्टेंस बॉक्स का और रेजिस्टेंस भी आपको दिया मिलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे फॉर द गिवन वैल्यू, ये कह सकते हैं लेट, मान लेते हैं इसमें अगर हम धीरे क्या वैसे हो, लेट L जो हमारे पास है, L लेंथ AB वाली मान लेते हैं, LAB जो लेता हूं मैं, LAB इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, जिसका रेजिस्टेंस नाम से लिख देता हूं क्योंकि नाम से ज्यादा याद रहेगा। मान लो इसको स्मॉल आर लिख देता था फिर याद नहीं रहेगा स्मॉल आर क्या लिया था हमने, स्मॉल आर इंटर रेजिस्टेंस हो सकता था वो। तो LAB का रेजिस्टेंस क्या हो गया, RAB। ठीक है भाई, तो अब बताएं VAB जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखाया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, देन K होती है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट K, पोटेंशियल ग्रेडियंट K वो क्या होती है, कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुई कितनी लेंथ में, ये तो थी कितनी पोटेंशियल आएगी कितनी लेंथ में, तो AB की लेंथ ली जाएगी, AB की पोटेंशियल। ऐसे ही AJ की होती तो AJ की लेंथ होती है, AJ की पोटेंशियल होती है। लिखा था हमने कि VAJ इज इक्वल टू KL1, ये लिखा KL लिखा क्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ K क्या लिखा मत अभी, तो यहाँ से K क्या आएगा, VAJ डिवाइड बाय L। इसका मतलब K यहाँ पे क्या है, कितनी लेंथ है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, तो उतना ही पोटेंशियल उतनी ही लेंथ ली जाएगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि वायर का K कभी चेंज नहीं होता है, कल ये प्रॉपर्टी समझाई थी। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड करता है करंट पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और जो उसका एरिया था उसके ऊपर, यानी कि एरिया कांस्टेंट रहेगा, वायर वही रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, तो K चेंज नहीं होगा। तो K VAB डिवाइड बाय क्या होगा, LAB। अब कहो सर VAB कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई, VAB बताओ कितनी इक्वेशन होगी, 2 होगी। VAB
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर AB कितना होगा? VAB, V कितना है? यहां से करंट कितना आ रहा है? I, ऐसे फ्लो करेगा करंट सारी सर्किट में, ठीक है? तो ये आ जाएगा I इनटू इसका रेजिस्टेंस, इतनी पोटेंशियल आ जाएगी, और इसका रेजिस्टेंस क्या है? RAB, तो V इक्वल टू RAB। अब I कितना है इस पूरी सर्किट का, वो I भी निकाले, एंड ये भी निकाल सकते हो, और VAB इज इक्वल टू I कितना होगा? टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना है? E है, डिवाइड बाय इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, बहुत अलग से निकाल देता हूं मैं। इक्वेशन होगी इस सर्किट थर्ड होगी, मान लो ये होगी नंबर 4, एंड करंट इन प्राइमरी सर्किट, करंट इन प्राइमरी सर्किट, बड़ा आराम से समझा रहा हूं, न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा आपको समझने में। अगर बिल्कुल पूरे दिमाग से, ठंडे दिमाग से समझोगे तो सभी न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे इसके ऊपर। नहीं तो बेटा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं पास, पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स तक नहीं आते बच्चों को, समझ में नहीं आते हैं। तो आप अच्छे से दिमाग में ढंग से सब अच्छे से दो पॉइंट बताया जाए, हर एक पॉइंट को डीपली अच्छे से समझो उसको। तो एंड करंट इन द प्राइमरी सर्किट कितना हो जाएगा बेटा? करंट, टोटल ईएमएफ कितना है? E है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना? एक तो वायर का हो गया और प्लस R का हो गया, तो RAB हो गया वायर का, एंड प्लस R हो गया वो रेजिस्टेंस बॉक्स का। अब इस I की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दे, इस सेकंड ध्यान रखना, पुट इन 4, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द AB निकल जाएगी। तो VAB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I हो गया E ओवर RAB प्लस R, और इनटू RAB, और इस VAB की वैल्यू उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 3 में, तो आ जाएगा K, इक्वेशन नंबर 5 इसको रख दो इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन 3rd। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आ गया, जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर डायरेक्ट आपको याद रहता है तो जरूर नहीं कि आप सब कुछ निकाल के दिखाएं, आप पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो VAB रहा, तो E ओवर RAB प्लस R इंटू RAB और डिवाइड बाय LAB। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इस फॉर्मूले को, कि टोटल ईएमएफ ये कितना है, डिवाइड बाय इस सर्किट में हो सकता है इसका भी सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो। अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो एक और जुड़ जाएगा यहाँ पे, RAB प्लस R प्लस इस सेल का, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो, याद रखना जरूर, दिया हो तो। लेकिन यहाँ पे नेग्लिजिबल इंटरनल है तो यहाँ मत जोड़ना, ठीक है? अब इसको छोड़ दो, ये रेजिस्टेंस लिया, सर आपने फॉर्मूला ये बताया था, ऐसे करेंगे नहीं बेटा, क्योंकि टोटल जो करंट निकलेगा वो टोटल करंट के लिए इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ ऐड होगा, ठीक है? तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा इनटू RAB डिवाइड बाय LAB, ये कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे क्या है? ये बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कब आएगा? ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, when battery of negligible internal resistance, ये जरूर याद रखना बात है। और मैं यहां भी लिख देता हूं कि जो करंट निकला यहाँ पे, तो यहां जो है ब्रैकेट ला देता हूं, बाद में लिख देना तुम भी, बिकॉज करके R जो है वो कितना है? 0 है। R किसका? इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0, तो सीधा I इक्वल टू ये बन जाएगा इसका, ठीक है? तो क्या आ गया? अब क्या आ गया? तो इक्वेशन नंबर 2 जो थी उसके अंदर पुट कर दे, लिख लिया? चलो देखो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन
सेकेंड। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 पॉइंट्स ए जे के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस आ गई ना अपने आप। के कितनी है, E ओवर आर ए बी प्लस आर इंटू आर ए बी डिवाइड बाई एल ए बी और इंटू लेंथ कितने बीच की, ए से जे के बीच की। ये आएगी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 पॉइंट्स जो हमें निकालनी थी इस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, ये होगी सेकंड एप्लीकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है बेटा, हो गया। चलो उसके बाद एक पर्टिकुलर इक्वेशन बस एग्जाम में 3 है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए एक एप्लीकेशन और होती है 4th। वो देखिए बेटा क्या कौन सी है, वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लिख देना भाई, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नंबर 4। बोर्ड में नहीं आती है वो, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स के लिए आ जाती है। दिस इज कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंस। कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंस बहुत आसान सी है, देखो कैसे। फिर वही क्या, एक बैटरी, एमीटर जोड़ो तो ठीक है, नहीं जोड़ो तो भी ठीक है। उसके बाद एक रियोस्टेट, उसके बाद जोड़ दो एक वायर, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये वायर है। ठीक है, यहां लगा दो स्केल, प्राइमरी सर्किट तो लगभग सबके एक जैसी ही होती है। 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का स्केल हो गया, और ये वायर अप टू 10 मीटर होता है, बताया था आपको। इस सेल का ईएमएफ मान लेते हैं ई। उसके बाद यहां से जोड़े एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस जोड़ दो, एक पॉइंट यहां, यानी एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। इस रेजिस्टेंस को मान ले R1, इस रेजिस्टेंस को मान ले R2। ठीक है, एक टर्मिनल यहां, एक टर्मिनल यहां। इन दोनों के साथ एक ऑप्शनल यानी कि वही 2 वे की यहां से जोड़ोगे गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे जो कि सब छोटा करना है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे जो कि यहां जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर, और इसे जोड़ देंगे जो कि। तो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3। दिस इज 2 वे की, जो हमने ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ निकाला था, याद हो, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ उसमें भी 2 वे की लगाई थी, और कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंस इसमें 2 वे की लगानी है। ठीक है, तो ये कहां टच होगी वो निकालेंगे बाद में। एट प्रेजेंट हम इसको ऐसे ही मान लेते हैं, बस ये जो की। तो अब क्या करें बेटा, एक एक करके जोड़ते जाए। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट 1 और 2 के बीच की जोड़ दो। स्टेप फर्स्ट, इंसर्ट द की बिटवीन 1 एंड 2। अच्छा, बैटरी तो जोड़ी नहीं, बैटरी तो जोड़ो नीचे, बिना बैटरी करंट कहां से आएगा। एक बैटरी यानी कि सॉरी सेल, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं E, जोड़ दोनों पॉइंट के साथ में। तो ये सर्किट है, इस सर्किट में ये तो प्राइमरी होगी, प्राइमरी में करंट हम I मानते हैं हमेशा, ये करंट I हो गया। और यहाँ इस सेल, ये सर्किट सारी क्लोज है, ऐसे क्लोज सर्किट सारी कंप्लीट, तो क्लोज है, तो यहां से करंट फ्लो करेगा, कितना करंट, I1 करंट। ठीक है, तो इंसर्ट द की,
insert the key between 1 and 2, 1 and 2, और ये 2 और 3 की क्या रहे ओपन। तो अगर हम 1 और 2 के बीच की जोड़ दें ऐसे, और फिर क्या करें, स्लाइड द जो की ओवर द वायर, स्लाइड द जो की over the wire and find the null point, and find the null point. Let it be J1, और J1 मान लिया, यानी इसको हम क्या करें, स्लाइड करेंगे और वो मान लो यहां जाके नल पॉइंट मिल जाता है J1 पॉइंट पे, और J1 लेंथ एंड J1 लेंथ इज इक्वल टू मान ली L1। अब ये क्यों हुआ होगा, अब मैं सीधा लिख दूं, इससे क्या हुआ होगा कि भाई A से J1 के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल ड्रॉप है VAJ1, देन VAJ1 इज इक्वल टू, इससे करंट फ्लो किया तो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें गया, कितना हुआ I1 इंटू R1। अब इसमें नहीं जाएगा करंट, क्योंकि करंट इधर से ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन जब नल पॉइंट मिलेगा तो इसमें करंट तो कितना होगा 0, लेकिन इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगी, कितनी होगी I1 इंटू R1, इन दोनों का प्रोडक्ट। इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी, और वो पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होगी, VAJ1 के, और AJ1 में लेंथ के टर्म में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होती है, KL1। तो VAJ1 इज इक्वल टू V ऑफ R1 एंड इज इक्वल टू K ऑफ L1। इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो किसके इक्वल है, जस्ट इसके पैरेलल है VAJ1, और AJ1 में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो लेंथ के टर्म में क्या होती है, KL1, ठीक है। अब VR1 क्या होगी, I1 इंटू R1, एंड VR1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। सो क्या बना बेटा ये, सो I1 R1 इज इक्वल टू KL1 बना, ठीक है। तो वैसे इसको इक्वेशन ये ना मानना पड़े, एंड ऑफ इसी को मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट होगी ये सेकंड, ठीक है। अब क्या करें, अब रिमूव द की बिटवीन 1 एंड 2 एंड इंसर्ट द की बिटवीन 2 एंड 3। तो आप इसको नोट करें पहले, ठीक है। अब क्या करना है, रिमूव द की कहां से, फ्रॉम 1 एंड 2 एंड इंसर्ट बिटवीन 2 एंड 3। दो तीन के बीच में यहां से हटा दें और इसको यहां से हम टच करते हैं इसके बीच में ऐसे, और फिर क्या करें, स्लाइड द जो की ऊपर का केस कर दो उसमें, यानी ये स्टेप सेकंड है, ये दिस इज स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड कि रिमूव द की फ्रॉम 1 एंड 2 एंड इंसर्ट द की बिटवीन 2 एंड 3। फिर स्लाइड द जो की ओवर द वायर एंड फाइंड द नल पॉइंट, लेट इट बी। अब क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, मान लो यहां से डॉटेड लाइन में दिखा दो, यहां गया और J2, लेट इट बी J2, वो आ गया J2, एंड AJ2 वो कितना आया, L2, कितना है L2। तो AJ2 क्या आया, L2 आया। अब इसको दोबारा से कर देता हूं, ये इक्वेशन याद रखना, I1 R1 इक्वल टू KL1, इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है, ठीक है। तो लिख दिया भाई नीचे वाली लाइन, ठीक है। देखो उसके बाद AJ2 किसके इक्वल आया,
L2 के इक्वल आया, A से लेकर J2 तक। तो देन क्या हुआ होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप AJ2 जो है वो तो पता ही हमें KL2 होगी, KL2 होगी तो, और इज इक्वल टू, अब वो किसके इक्वल है, करंट फ्लो करेगा अब इस तरह से आगे से, ठीक है। वैसे करंट ऐसे ऐसे जाएगा, इसमें करंट ये आएगा ये वाला। अब गैलोमीटर में करंट कितना हो जाएगा, 0, उसका मतलब करंट ओनली ये फ्लो करेगा ऐसे। इस गैलोमीटर में करंट फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि नल पॉइंट आते ही इधर से करंट आएगा, ये आई, तो गैलोमीटर में करंट आते ही इस J2 के थ्रू करंट नहीं जाएगा, और वो करंट ओनली इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू। तो आप ये बता सकते हैं कि ये करंट कितना होगा, I1 कितना आएगा यहां से। तो पहले आप ये लिख दो इसमें कि VAJ2 किसके इक्वल, K ऑफ L2, और इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पॉइंट आ दो कोई भी, AB हो गया, CD, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस CD। पहले हमने किसके अक्रॉस था, R1 के अक्रॉस, अब CD के अक्रॉस कंप्लीट ये इसके इक्वल होगी। तो CD में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी बताओ, देखा बेटा, इक्वेशन नंबर होगी थी विकास से 3 होगी थी, 2 हुई थी, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं नंबर 3, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CD, VCD कितना होगा, दिस इज इक्वल टू I1 इंटू R1 नहीं, I1 इंटू तो रेजिस्टेंस इसका वो कंप्लीट, तो वो कितना से आएगा इसका रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जब वो R1 के साथ की थी तो R2 सर्किट में नहीं ऐड हुआ था, ठीक है। जब ये यहां से हम वायर जोड़ेंगे, की जोड़ देंगे, तो कंप्लीट ये R1 भी R2 भी दोनों के दोनों ऐड होंगे इसके अंदर। तो VCD जो होगी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस पॉइंट इज इक्वल टू E1 एंड इज इक्वल टू किसके बेटा, I1 इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। अब से इसको EB कह सकते हो, EB क्या होगा, I1 इंटू दिस, ठीक है। अगर आप इसको VCD ना लिखे और इसको EB कह सकते हो, एक ही बात है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इंटू दिस, तो I1 इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वेशन होगी। अब ये देखो इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें, तो ये क्या आएगा, KL2, तो अब ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम 3 and 4 ये आ जाएगा KL2 या I1 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू KL2, क्योंकि याद रखो जो हमारा एम है वो क्या है, रेजिस्टेंस को कंपेयर करना, तो रेजिस्टेंस वाला और करंट वाला फॉर्मूला लेके चलना, ठीक है। ये जो बार बार 1 2 3 4 चीज लिख रहा हूं सामने, ये आपको उन्हें समझने के लिए है। आप एग्जाम में ओनली वही लिखना, उतना लिखना जितना कि हमारे काम यहाँ पे आए, कि जैसे VAJ2 किसके इक्वल आ गया, KL2, और फिर सीधा लिखना पे KL2 किसके इक्वल होगा, इस पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 2 थी और एक 5 थी, 5 को सेकंड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। मिटा दें, फ्रॉम 2nd and 5 क्या था उसमें, I1 पहले ये लिखो पर I1 R1 प्लस R2 ये, और इज इक्वल टू क्या है, KL2, डिवाइड कर दो उससे, उसमें क्या था I1 इंटू R1 और इज इक्वल टू क्या था K इंटू L1। तो उस 5 को सेकंड से कर दिया डिवाइड, K से K हो गया कैंसिल, I1 से I1 क्या हो गया कैंसिल। तो अब ये हमारे पास बच गया R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1, और शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो R1 बाई R1 हो गया 1 प्लस हो गया R2 डिवाइड बाई R1
इज इक्वल टू L2 बाई L1। कर लिया वही। और उसके बाद R2 बाई R1 जो आएगा वो आ जाएगा L2 डिवाइड बाई L1 एंड माइनस ऑफ 1। ये है कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस, कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस। तो वहां तक कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, ये क्या है कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस। R2 बाई R1 दोनों जो सीरीज में जोड़ रखे थे उन दोनों का जो रेशियो आएगा उन दोनों के लेंथ का रेशियो एंड माइनस 1। तो ये एप्लीकेशंस थी पोटेंशियोमीटर का, जो थ्योरेटिकली हम समझाया मैंने आपको। अभी थ्योरेटिकली क्या, न्यूमेरिकल भी ऐसे निकलेंगे। अगर आपको एक प्रोसेस समझ में आ गए तो इनके न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब करेंगे पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स और इनके और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इनको पहले सबसे पहले अगला जो लेक्चर सुनने से पहले सबसे पहले इन पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो अच्छे से पढ़ें, और जो जितनी मैंने आपको एप्लीकेशन करवाई है चारों, उनको अच्छे तरह से 2-3 बार लिख के और उनका जो कॉन्सेप्ट जो बार बार बताया है उन सभी को जरूर समझे अच्छे से कि क्या है, कौन किसके इक्वल आ रहा है, KL1 क्या है, K क्या है, इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, ठीक है। तो जरूर बताएं आपको ढंग से समझ में आ गया हो तो, ठीक है बेटा। और जो आपको लगे कुछ इसमें मिस्टेक लगे तो आप मेरे को जरूर कमेंट किया करो या उसमें लिखे भेजा करो मेरे पास, और सही लगे तो उसकी तारीफ भी करना सीखो थोड़ा सा। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको उसमें इनकी न्यूमेरिकल्स और से समझाएंगे इसमें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।